मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय संसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम 500 पार्ट मर्दा बिगड़िया का सेकंड वीडियो रिलीज करने जा रहे हैं। उसमें आप देखोगे पीएस स्केल। क्या पढ़ोगे? पीएस स्केल। कल आपने पढ़ा था मर्दा की अम्लीय और सारी प्रकृति एवं अम्ल और सार की अवधारणा। क्या होते हैं अम्ल, क्या होते हैं सार, उनको आपने विस्तार रूप से पढ़ा था। अलग अलग वैज्ञानिक की अवधारणा थी। अर्नेस की क्या थी, उसकी लॉरिस की क्या थी, लुइस की क्या थी। तो अलग अलग अवधारणा को आपने विस्तार रूप से देखा। उसके आधार पर बता सकते हो कि ये पदार्थ अम्लीय है या सारी है। अब मान लो मृदा की पीएच ज्ञात करने के लिए अपने पास अवेलेबल 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक तो अपन पीएच स्केल के अकॉर्डिंग हम मृदा की पीएच अपन बता सकते हैं कि इतनी मृदा की पीएच आती है, तो उसके आधार पर पता लगा सकते हैं कि मृदा क्या अम्लीय है या सारी है। दूसरा पीएच मीटर भी होता है, तो पीएच मीटर के आधार पर भी अपन बता सकते हैं कि मृदा अम्लीय या सारी है। तो पीएच मीटर एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। उसके आधार पर अपन देखते हैं कि मतलब कोई भी आपके विलेन बना रखा है, उसको आप एक बीकर में लेकर उसको इलेक्ट्रोड को निर्धारित मात्रा तक डुबोते हैं। तो फिर उसमें आप देखते हो कि मान लो इलेक्ट्रोड पूर्ण रूप से डूबता है और फिर बाद में अपन इलेक्ट्रिकल प्रवाह करते हैं, धारा प्रवाह करते हैं। तब इसमें देखने को मिलता है कि जितनी आपके पीएच होती है पहले कैलिब्रेट करते हैं और फिर बाद में पुनः उस आपके सॉल्यूशन को लगाते हैं, तो पीएच आपको देखने को मिल जाती है कि इस दिए के सॉल्यूशन की इतनी पीएच है। तो पीएच अपन इसलिए ज्ञात करते हैं कि पीएच मृदा की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और उसी के आधार पे अपन पता लगा सकते हैं कि मृदा मान लो अम्लीय है, सारी है, तो किस प्रकार की फसल बोई जाएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसको अपन विस्तार रूप से अध्ययन करने पर ये प्राप्त होता है कि मतलब मृदा की अम्लीयता व क्षारीयता का फसल बोने पर विशेष प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, आपके सामने रिप्रेजेंट कर रखा है कि पीएच और पीओस एक दूसरे के रिवर्सिबल चलते हैं। कि मान लो पीएच का मान बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, जबकि पीओस का मान बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। पीएच व पीओस का दोनों का योग होता है वो 14 होता है। दोनों का एवरेज मान निकालने पर आप देखोगे तो दोनों की वैल्यू क्या मिलेगी? 14। तो देखते हैं, जितना आपके ये पीएच इधर की तरफ पीएच है, तो इधर की तरफ आपकी क्या होगा? पीओएस। क्या होगा? पीओएस। पीएच इधर से इधर जाने पर बढ़ती है, जबकि पीओएस इधर से इधर जाने पर बढ़ेगा। इसमें इधर जाने पर इंप्रूवमेंट होता है, जबकि इसमें इधर की साइड जाओगे तो इसका इंप्रूवमेंट होता है। देखिए लैंग्वेज क्या लिखती है, एक एक चीज को आप समझिए और फिर बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। पीएच मृदा का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। इससे मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता व उदासीनता की प्रकृति का पता लगाया जाता है। पीएच के आधार पर मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीन मृदा की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरा, पीएच व पीओएस दोनों एक दूसरे के हमेशा कह सकते हैं रिवर्सिबल, अर्थात अपन इसको कह सकते हैं पीएच का मान पीएच बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, जबकि पीओएस बढ़ने पर मृदा की अम्लीयता बढ़ती है। ये बात दिमाग में होगी क्लियर। फिर इन दोनों का योग होता है वो हमेशा कितना होता है? 14 होता है। पीएच स्केल आप बनाओगे तो यहाँ पे बिंदु आपको मिल रहा है उदासीन बिंदु है, यहाँ पे अम्लीयता बहुत कम और धीरे धीरे इधर की साइड में अम्लीयता तरफ बढ़ता है। तो इधर की साइड में ये अम्लीयता तरफ क्या होता है? बढ़ता है, अम्लीयता की प्रबलता बढ़ती है। जबकि इधर की साइड में जाओगे तो ये किसकी मान बता रहा है? ये आपके क्षारीयता का मान बढ़ेगा। ये क्या बढ़ रहा है? आपके क्षारीयता। पीएच इधर की साइड बढ़ता है इधर से इधर, जबकि पीएच इधर से इधर जाने पर बढ़ता है। ठीक है, ये आपको बनाई पीएच स्केल बना रहे। अब पीएच स्केल में पीएच कितने होती है? 0 से 14 तक होती है। पीएच का मान 7 होने पर मृदा की क्या होगी? उदासीन प्रकृति होगी। मृदा कैसी प्रकृति होती है? उदासीन प्रकृति हो जाती है। और उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन आयन व OH आयन की सांद्रता क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। दोनों की सांद्रता क्या हो जाती है? समान हो जाती है। जबकि पीएच का मान 7 है तो आपको पता लगता है कि मृदा अम्लीय प्रकृति की है।
तथा H+ आयन व OH आयन में H+ आयन की सांद्रता क्या होती है, अधिक होती है। और आप देखते हो PS का मान 7 से अधिक होने पर H+ आयन की तुलना में OH आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये आपने कंपेरिजन तुलनात्मक रूप से एक दिन देखा कि PS व इसका क्या रोल रहता है, तो इसको आपने समझा। देखिए अगले क्वेश्चन में आपके सामने आपके देखने को मिलेगा कि मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण किस प्रकार से होता है, क्या प्रभाव होता है, उसको आप विस्तार रूप से समझोगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला बिंदु है आपका मृदा अभिक्रिया का कोलाइड नियंत्रण क्या होता है, कि मृदा की अभिक्रिया होती है उसको कोलाइड द्वारा किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। इसमें आपके सामने 3 टॉपिक प्रेजेंट होंगे। एक तो प्रतिशत बेस संतृप्तता, मिशेल की प्रकृति, अधिशोषित भस्मों का प्रकार, उस पर कोलाइडी मृदा रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होता है, उसको अपन विस्तार रूप से एक एक चीज़ को लैंग्वेज के रूप में आपको रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है। देखिए प्रतिशत बेस संतृप्तता का मतलब आपने पढ़ रखा है पिछले पार्ट में, चौथे पार्ट में आपने पढ़ा था बेस संतृप्तता क्या होती है, कि किसी भी मृदा विलयन में कुल धनायन में बेसीय मतलब सारी मूलक कितने उपस्थित हैं उसको परसेंटेज के रूप में निरूपित करना क्या कहलाता है, बेस संतृप्तता, जो आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था। मिशेल की प्रकृति किस प्रकार का कंपाउंड है, किस प्रकार से अपघटित हो रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, तो उसको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मृदा अभिक्रिया PS की प्रकृति पर इफेक्ट पड़ता ही है। और अगला बिंदु है अधिशोषित भस्मों का प्रकार, कि मतलब आपके अधिशोषित भस्म में वो क्षारीय प्रकृति के या अम्लीय प्रकृति के, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मृदा अभिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। तो आपने देखा इन तीनों को विस्तार रूप से अपन पढ़ रहे, तब आप देखिए क्या होता है। पहला अपन ले रहे हैं बेस संतृप्तता की बात कर रहे हैं। बेस संतृप्तता क्या होता है उसको अपन देखते हैं। कोलाइड के जटिल विनिमय भस्म तथा अतिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के आपेक्षिक अनुपात को बेस संतृप्तता से दर्शाया जाता है। स्पष्ट है कि बेस संतृप्तता कम होने पर अम्लीयता अधिक होती है तथा 100 के आसपास बेस संतृप्तता होने पर अर्थात आपके साबित होगा कि कंपाउंड क्या है, क्षारीय है। देखिए यदि अधिशोषित आयन हाइड्रोजन आयन या एल्यूमिनियम आयन होने पर बेस संतृप्तता कम होती है या घटती है तथा मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय। बेस संतृप्तता बढ़ने पर मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीयता हो जाएगी। क्षारीयता में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब सेकंड पॉइंट आ रहा है मिशेल की प्रकृति क्या होती है और वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से मृदा अभिक्रिया को प्रभावित करता है, उस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मृदा की मिशेल प्रकृति का क्या इफेक्ट होता है। सामान्य बेस संतृप्तता पर भिन्न भिन्न प्रकार के कोलाइड के PS का मान अलग अलग होता है। ये भिन्न भिन्न कोलाइड पदार्थ मृदा के H+ आयन देने की क्षमता अलग अलग होने के कारण अलग अलग इफेक्ट होता है। ऐसा क्यों होता है कि H+ आयन प्रदान करने की अलग अलग मृदा की क्या होती है, अलग अलग टेंडेंसी होती है। देखते हैं उदाहरण के रूप में बेस संतृप्तता की स्थिति कम होने पर कार्बनिक पदार्थ जटिल प्रबल अम्लीय विनय स्थिति होने का PS का मान क्या कर लेता है, डिक्रीज। अधिक मान लो बेस संतृप्तता डिक्रीज हो जाती है अर्थात उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक है और कार्बनिक पदार्थ की अपघटन से ज़्यादातर मृदा की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती है। अर्थात ह्यूमस की मृदा में मात्रा बढ़ने पर मृदा की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ती है। आगे देखते हैं अपन कि इसके विपरीत आयरन तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होने से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है। मृदा में इस प्रकार के कोलाइड की प्रधानता होने से बेस संतृप्तता अपेक्षाकृत अधिक PS होगा और सिलिकेट मृदा अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन ह्यूमस तथा हाइड्रेट ऑक्साइड के मध्य होता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मृदा वियोजन मात्रा अलग अलग होती है। जैसे सिलिकेट में मोंटमोरियलाइट टाइप की मृदा का सबसे अधिक तथा कैलियोनाइट की मृदा सबसे कम वियोजित होती है। इसलिए 50% से अधिक बेस संतृप्तता सिलिकेट का PS 5 के 20 में तथा कले की PS 6 से 7 तथा कार्बनिक कोलाइड की PS होती है वो 4 से 5 के मध्य रिप्रेजेंट की जा रही है। ये लैंग्वेज के रूप में मैटर था, इसको अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करके आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए तब
आप देखते हो मृदा संतुलन में H+ आयन और एल्यूमिन आयन की सांद्रता बढ़ती है तो मिशेल की प्रवृत्ति अम्लीय प्रवृत्ति की हो जाती है और pH का मान क्या होता है, घटता है। और अधिशोषित आयन में मान लो कार्बनिक पदार्थ कोलाइड मिश्रण में इंक्रीज होते हैं तो pH 4 से 5 हो जाएगी और वो भी प्रकृति कैसे हो करेगी, अम्लीयता। अब देखते हैं अधिशोषित भस्मों का प्रकार भी इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस प्रकार से इफेक्टेड करता है, उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए आप देखते हो कि अधिशोषित आयन का प्रकार कोलाइडी जटिल मिश्रण में उपस्थित विशेष अधिशोषित भस्मों की तुलना में मात्रा में भी मृदा पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि उसकी pH भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होती है, प्रभावित होती है। अधिशोषित भस्मों की प्रकृति के आधार पर भी मृदा pH क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभावित होती है। सोडियम संतृप्त मृदा की pH कैल्शियम मैग्नीशियम की संतृप्तता मृदा की pH से क्या होती है, अधिक। कि सोडियम युक्त मृदा की pH कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त मृदा की pH की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। अर्थात अपन कह सकते हैं सोडियम युक्त मृदा क्षारीय प्रकृति की अधिक होती है। इसी प्रकार यदि प्रतिशतता बेस 90% है तो कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम का अनुपात यदि 10 से इतने इसके बीच में है तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि मृदा pH क्या होगी, कम ज़्यादा हो सकती है। तो ये जनरली अपन डिस्कस किया है क्या, अधिशोषित आयनों के भस्म पर आधारित। देखिए आप देखोगे मृदा में सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयन के कारण मृदा में क्षारीय प्रकृति बढ़ती है और सबसे अधिक क्षारीय प्रकृति होगी वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की तुलना में सोडियम की मृदा की क्षारीय प्रकृति सबसे अधिक होती है। तो ये 3 पॉइंटों को मैंने लैंग्वेज के रूप में रिप्रेजेंट किया और इसको शॉर्ट में मतलब आपको एग्जाम बाई चांस पूछते हैं तो एक लाइन में आपको रिप्रेजेंट करना है, 1-2 लाइन में, ताकि 2 नंबर का प्रश्न इस पार्ट से बन के 2-3 नंबर का बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आप मैटर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आगे अपन देखेंगे अगला बिंदु है मृदा pH में मुख्य परिवर्तन करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसकी क्या भूमिका है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन मैटर को आगे बढ़ा रहे। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। देखिए मृदा pH को परिवर्तन करने वाले मुख्य कारक आप 2 कारक देखोगे, एक तो अम्लीय उत्पादक कारक और एक होते हैं भाष्मीय मूलक कारक। तो अम्लीय उत्पादक कारक के द्वारा भी मृदा pH क्या होती है, प्रभावित होती है। देखोगे अम्लीय उत्पादक की मात्रा मान लो मृदा में बढ़ जाती है तो मृदा की pH घटेगी और मृदा की प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और भाष्मीय मूलक की मात्रा भाष्मीय उत्पादक की मात्रा मान लो मृदा में बढ़ती है तो मृदा की pH बढ़ेगी और मृदा क्या हो जाएगी, क्षारीय। और दोनों मान लो न्यूट्रलाइज है, सामान्य अवस्था में तो मृदा क्या हो जाएगी, उदासीन। तो इसको अपन देखते हैं, इस पर आधारित भी आपके थोड़ा बहुत लैंग्वेज के मैटर दे रखा है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और शॉर्ट में आपको मैं बता दूंगा और इसका PDF भी मैंने आपको सेंड कर दूंगा ताकि उससे अकॉर्डिंग आप देखते रहिए कि लैंग्वेज का मैटर है उसको अपन जितना भी लिखे उतना क्या कम है। तो देखोगे आप कि अम्लीय उत्पादक कारक मृदा के pH को किस प्रकार से इफेक्टेड करते हैं। तो अपन देखते हैं अम्लीय उत्पादक के रूप में जैसे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होने से उसमें H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ती है और जिसके कारण मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और उनके अपघटन होने से कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होने से क्या निकलेगी, CO2 और CO2 जल वाष्प के साथ में क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है और कार्बोनिल अम्ल अपघटित होकर डायरेक्ट मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ाती है जिससे मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। क्या हो जाती है, अम्लीय। तो अपन डायरेक्ट बात करें तो लैंग्वेज के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रिया में कार्बनिक एवं अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन होगा तो उसमें दोनों प्रकार के अम्लीय पदार्थ बनते हैं, कार्बनिक भी बनते हैं और अकार्बनिक पदार्थ भी बनते हैं। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिल अम्ल बनाती है तथा ये अम्ल वियोजन होने के बाद में H+ आयन देते हैं जो डायरेक्टली मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और जिससे मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, आपके डायरेक्ट आप देखोगे तो मृदा की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। एक तो फैक्टर इसके अंतर्गत दिया जाता है कि कार्बनिक पदार्थों से भी अम्लीय इफेक्टेड मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। तो इसके अंतर्गत 2 पॉइंट है, 2-3। तो एक तो पहला पदार्थ क्या है, कार्बनिक पदार्थ अपघटित होने पर CO2 गैस
पुनः CO2 प्लस जल क्रिया करके कार्बन अम्ल बनाता है और अम्ल का वियोजन होने पर वियोजन होगा तब आप देखोगे दो आयनों क्या होता है, ये H+ आयन और ये CO2 और ये क्या होता है, ये डायरेक्ट मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ा दे जिससे आपकी मृदा क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। अब दूसरा फैक्टर अम्लीय कारक के अंतर्गत आ रहा है, वो है आपने क्या देखिए कि आप देखते हो अकार्बनिक पदार्थ जैसे H2SO4, नाइट्रिक अम्ल आदि को भी मृदा में H+ आयन प्रदान करते हैं। वास्तव में ये अम्ल प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ क्रिया करके सामान्य प्रबल अम्लीय दिशा में विकसित हो जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल जीवों द्वारा उर्वरक जैसे सल्फर या अमोनिया सल्फेट के रूप में बनाए जाते हैं। तो आपने देखा कि ये अलग अलग प्रकार के उर्वरक के रूप में भी जनरेट किए जाते हैं। तो कुल मिला के बताया जा रहा है कोई भी कार्बनिक अम्ल होंगे वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट हाइड्रोजन की मात्रा मृदा में बढ़ाते हैं और हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ने से मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है और जिससे मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय। नम प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण क्षारीय लिंसिंग विधि द्वारा ह्रास हो जाते हैं जिससे भी मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि आप देखते हो शुष्क के स्थान में उष्ण देशों में अधिक वर्षा होने के कारण क्षारीय मूलक निस्सारित हो जाते हैं। तब मृदा में अम्लीय प्रकृति क्षारीय प्रदेशों में बारिश अधिक होगी तो वहाँ पे क्षारीय मूलक होते हैं, वो निस्सारण की क्रिया द्वारा जमीन की निचली परत में चले जाते हैं और मृदा की ऊपरी परत में क्या होते हैं, H+ आयन की सांद्रता बढ़ती है जिससे मृदा की प्रकृति क्या हो जाती है, अम्लीय। तो ये आपने फैक्टर देखे कि मृदा में किस प्रकार से अम्लीय उत्पादक होते हैं, वो मृदा की pH को परिवर्तन करने में मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। तो ये तो बात हुई अम्लीय उत्पादक की। अब बात करते हैं भाष्मीय उत्पादक होते हैं, वो मृदा को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे उसको अपन पढ़ रहे। देखिए भाष्मीय कारक कि मृदा निर्माण में कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्मों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं, उनके द्वारा अम्लीयता में कमी होती है तो क्षारीयता में क्या होती है, बढ़ती। कोई भी मृदा में वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि आयन उत्पादक आप मिलाते हो तो मृदा में क्षारीयता के गुण बढ़ते तब अम्लीयता के गुण क्या होते हैं, घटते हैं। इन्हीं प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण अवक्षेपण है जिसके द्वारा धनायन विनिमय खनिजों से मुक्त होते हैं तो फिर कोलाइडीय डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राय उपस्थित रहते हैं। भस्म युक्त पदार्थ जैसे सोना पत्थर मिलाने से मृदा में धात्विक धनायन की मात्रा बढ़ जाती है और सीसाई जल में विनिमय प्रकार के लवण होते हैं तथा जिनके धनायन से मृदा कोलाइड अधिशोषित होकर मृदा की क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। शुष्क तथा आर्द्र प्रदेश में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ क्षारीय लिंसिंग द्वारा नष्ट नहीं होते और बल्कि इस एकत्रित होते रहते हैं जिससे मृदा की pH क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बताया जा रहा है कि कुल मिला के भस्मीय उत्पादक जितने भी होते हैं वो मृदा में क्षारीयता गुण को इंप्रूवमेंट करते हैं क्योंकि वहाँ पे अम्लीयता को घटाते हैं और क्षारीयता को बढ़ाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बरसात कम होती है, बारिश कम होगी तो मतलब वहाँ पे अधिक वर्षा नहीं होने के कारण क्षारीय मूलक वैसे वैसे जमीन की ऊपरी परत पर बने रहते हैं और उनका पूर्ण रूप से निकाल नहीं हो पाता है और वो ऊपरी परत पे वैसे वैसे पड़े जिससे मृदा की pH क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और मृदा क्या हो जाती है, अम्लीय प्रकृति की स्थान पे क्षारीय प्रकृति की हो जाती है। इस प्रकार से आपने देखा मृदा की pH को निम्न प्रकार के फैक्टर प्रभावित करते हैं। इसकी आपको मैं PDF सेंड करूँगा, उसमें आप व्यवस्था देख लेना
कि जो आपको डाउट लगे, कन्फ्यूज हो, तो वापस डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दें ताकि उसमें अपन करेक्शन कर लेंगे। आज वैसे देखें तो इसमें वीडियो थोड़ा सा क्या आ रहा है, धुंधला टाइप आ रहा है कि कोई प्रॉब्लम में लगता है, ऐसा ही कोई बात नहीं, अपन और इसमें सुधार करेंगे। आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना काम करते रहिए, पढ़ाई पे ध्यान दें, नोट्स बनाते रहिए। जो डाउट या प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पूछते रहिए ताकि उसमें अपन सॉल्यूशन करके करेक्शन करके आगे इम्प्रूवमेंट अपन कर सकते हैं। आज का मैटर इतना ही सफिशेंट है। अगला स्टेप में आप देखोगे मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक में अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के मुख्य कारक आपने 2 पढ़े, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारक हैं, उनको अपन कल डिस्कस करेंगे और फिर बाद में पढ़ेंगे मृदा एप्लीकेशन पीएच पर क्या आधारित है, उनको अपन डिस्कस विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे। तो ये आज का शॉर्ट टॉपिक था, इसको आपने समझा और घर के बैठ के नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद सो मच। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, देखिए।